हमारा सहयात्री कौन होगा। जी सर। ये राजनेता आपको कभी अच्छा भारत नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। उसका बहुत बड़ा सॉलिड रीजन है कि इन्होंने तो गुलामों के नियम कानून ही आप पर थोप के रखे हैं। इन्होंने जी 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 षड्यंत्र जी। के तहत डरे हुए अंग्रेजों से सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार किया। जी जो सर। अंग्रेजों ने प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था घोषित पॉलिसी के तहत बनाई थी कि उन्हें भारतीय गुलामों को कदम कदम पर अपमानित करना है, उत्पीड़ित करना है, शोषित करना है, जी। वही व्यवस्था आज भी आपके ऊपर थोपी हुई है। तीन जो नए कानून एग्जैक्टली यस। बनाए उसकी आत्मा नहीं बदली। इट इज ओल्ड वाइन जी इन अ जी। न्यू बॉटल। पुराना सेक्शन ये था, नया सेक्शन ये है। हम्म। हम्म। तो क्या हमारे राजनेता मानसिक रूप से ड्रेल्ड हैं? क्या वो तीन कानून को जी अच्छा नहीं बना सकते हैं? और वो तब नहीं जी बना सकते हैं जबकि क्राइम फ्री भारत मिशन ने 2017 में एक डिटेल कॉन्सेप्ट नोट भारत सरकार को सबमिट किया था, जो 2019 में भारत सरकार ने उसे अनुमोदित करके नेशनल पुलिस मिशन फॉर क्राइम फ्री भारत बनाया, जिसका आज भी मैं ही नोडल जी। ऑफिसर हूँ। अरे वाह सर वाह। लेकिन लेकिन सोच और चिंतन नहीं है ना। एक, हाँ मतलब ये बात हम ठीक जो कह रहे हैं है आप। पहले उन प्रिंसिपल को तय करते कि हमें कैसा भारत चाहिए। यदि मैथिली शरण गुप्त ने आपको ऑलरेडी वो 5 प्रिंसिपल दिए हुए थे, तो हमें अपने कानून में जो बदलाव करना चाहिए था उन 5 प्रिंसिपल्स के अराउंड करना चाहिए था, जिससे वो 5 प्रिंसिपल पूरे हो पाए। जी 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 जी। जैसे अपराध का पंजीयन बिना थाने जाए आपके घर पे ही हो जाए। जी 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 जी। तो ऐसे 5 या 6 हमने उसमें मैथोडोलॉजी बताई थी, जिससे ये हो सकता है वन ऑफ देम कि बटन दबाओगे, एक वॉलंटियर, ट्रेंड वॉलंटियर जो कि पुलिस वाला नहीं होगा, वो आपके घर पहुंचेगा, ना केवल एफआईआर दर्ज करेगा बल्कि ही विल बिकम विटनेस टू एन नंबर ऑफ थिंग्स एंड ही विल कैप्चर एन नंबर ऑफ एविडेंसेस आल्सो। अरे वाह सर वाह। हाँ, और ये कानून में प्रावधान के तहत। और देखिए, जी आज जी आदमी सिर्फ इस बात से त्रस्त नहीं है कि उसका अपराध पंजीयन नहीं हो रहा है। आज जी व्यक्ति इसलिए भी बहुत ज़्यादा त्रस्त है कि उसके जी जी। विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम हो रहे हैं और वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप धन देकर राजनेताओं का प्रभाव का उपयोग करके दनादन जो है झूठे मुकदमे, एग्जेजरेटेड मुकदमे कायम करा रहा है, जिसकी अब जी संख्या सर। लगभग 90% पहुंच गई है। मतलब बिल्कुल पहुंच गई सर। मत मुझे भी फंसाया गया है सर, बड़ा बड़ा मुकदमा हमारे ऊपर है। नहीं, मैं जानता हूं ये तो। हमने 3 पुलिस वालों को मारा है, हमने एक पुलिस वाले को जान से मारने की धमकी दी है, हमने बवाल किया है, हमने रास्ता जाम किया है, हमने थाने में आके टेबल पलटने का कार्य किया है। जबकि जबकि मैं खुद ही अपने स्कूटर से गया था थाने, और इनने गिरफ्तारी दिखा के ये सब किया है हमारे खिलाफ। तो आप बताइए, क्या कोई झूठी एफआईआर दर्ज कर सकता है? क्या झूठी गवाही देने वाला को जो है झूठे कथन एफआईआर को तायद करते हुए लिखना, झूठी विवेचना करना और कोर्ट में झूठी बहस वकील के द्वारा करना, ये पांचों परजरी के जघन्य अपराध होंगे नए कानून में। अरे वाह सर वाह। और 21 टेक्नोलॉजीज का यूज करते हुए ऐसे अकाट जी साक्ष्यों का संग्रहण करना संभव होगा जो आज की पुलिस जी सोच सर। भी नहीं सकती है। जी सर। उसे हैश वैल्यू से लॉक कर दिया जाएगा, जिससे डीप फेक जैसी ड्रीडेड टेक्नोलॉजी भी उसका कोई दुरुपयोग नहीं कर पाएगी जी और वो रियल टाइम बेसिस पे पुलिस और कोर्ट में पहुंच जाएगा। और आज देखिए, हमने अंग्रेजों ने क्या व्यवस्था बनाई थी कि ऐसी प्रक्रिया जी बनाई जाए जिससे भारतीय गुलामों को प्रक्रिया में फंसाकर न्याय से वंचित रखते हुए उन्हें बर्बाद कर दिया जाए, जिससे कि वो जी अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध आंख ना उठा पाए। जी 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 ऐसी जी व्यवस्था क्यों थोपी हुई है? जी जी जी। आपके 4 बयान होते हैं, 2 डॉक्यूमेंट होते हैं। वाई इट कांट बी डन इन ए डे और इफ से एट द मोस्ट इन 7 days? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। तो मैंने एक ऐसा मॉडल अभी तय किया है और मैंने शायद आपको, मैं डॉक्यूमेंट सब भेजता हूँ। मैं चाहूँगा कि जो जी आप कर सर। रहे हैं अच्छा है, करते रहिए। क्या उसके साथ आप अच्छे भारत का संकल्प दिला सकते हो? सर 100%। और मैं
मैं जल्दी आपके पास आ रहा हूँ भोपाल। बहुत सुंदर। हम हमारी जरा प्रक्रिया समझिए जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि यदि उस जी प्रक्रिया का पालन करेंगे तो पूरे देश में सभी गांवों के सरपंच, जी सभी सर। मोहल्लों के पार्षद, सभी जी शहरों सर। के मेयर, सभी जी जिलों के जिला पंचायत अध्यक्ष, सभी प्रधान, जी सभी प्रांतों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, विधायक और देश स्तर जी पर सर। प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और सभी सांसद, जी जो ये नई व्यवस्था है क्राइम, जो अच्छे भारत की संकल्प यात्रा, और उसे जो जी है सर। ऐप के माध्यम से लोगों को जोड़कर हम 100 करोड़ की यात्रा मात्र चंद दिनों में पूरी कर सकते हैं। यदि हम ऐसा कर जी पाएंगे सर। तो विकेंद्रीकृत नेतृत्व उभर के आ जाएगा। हम राजनीतिक पार्टियां और राजनेताओं को विलोपित कर पाएंगे, क्योंकि जब तक आप राजनीतिक पार्टियां और इन राजनेताओं को विलोपित नहीं करेंगे तब तक ये दुष्टों को ही टिकट देना है। आज ये आप बताइए, क्या सभी राजनीतिक पार्टियां जाति, धर्म, संप्रदाय और संकीर्ण राजनीति के आधार पर अपने टिकट नहीं बांटती हैं क्या? 100%, 100%। अच्छा, अब जो ये शॉर्टलिस्ट करती बिल्कुल। हैं, शॉर्टलिस्ट में ये देखती हैं कि कौन जीतेगा, जिसको ये विनेबिलिटी कहते हैं। जी जी अब ये क्या जी बहुत जी। लज्जा और शर्म की बात नहीं है कि सभी राजनीतिक पार्टियों को दुर्जनों में, दुष्टों में, अपराधियों में, बाहुबलियों और धनबलियों में ही विनेबिलिटी दिखती है? आप बताइए, इनको विनेबिलिटी वो इन्हीं में तो सर दिखती एक चीज हो गई है? कि सर चार चोर खड़े होते हैं, उसमें से एक चोर को अपन को चुनना पड़ता है। मैं वही कह रहा हूँ। नहीं, अब मैं उसके आगे जा रहा हूँ। जी जी आप सच में चुन ही नहीं रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। अब सभी राजनीतिक पार्टियां जी गरीबों के वोटों को खरीदती हैं, जी। तो फ्री भी बांटती हैं, दारू बांटती हैं, साड़ी बिल्कुल बांटती खरीदती हैं, है। पैसे बांटती हैं, हाँ मुर्गे हाँ बांटती हाँ हैं। सर। ये सभी राजनीतिक पार्टी यही कर यस रही यस है कि यस नहीं यस कर रही हैं? यस। सभी। बिल्कुल कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं। अब बिल्कुल कर चलो रही है सर। चलो, आपने वोट खरीद लिए, लेकिन इसके बावजूद भी आप उन्हें रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। देखो, आपको हर पार्टी का नेता ये कहते मिल जाएगा, मैं तो अपनी पार्टी का अदना सा सिपाही हूं। ये आम डायलॉग हो गया है आज का, कि नहीं हो गया है? हाँ बिल्कुल हो गया सर। हो गया है। इनकी बिल्कुल हो इन गया सर। दुष्टों की छाती फटती है कहते हुए कि मैं इन 10 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेटिव हूं, इनके कष्टों को निदान करना, इनको पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करना मेरा विधिक कर्तव्य है, मेरा संवैधानिक कर्तव्य है, मैं जीते जी ये करूंगा। एक व्यक्ति मुझे ये कहते नहीं दिखता है, एक व्यक्ति नहीं दिखता है कहते हुए। बिल्कुल सच कह रहे हैं, 100% सच कह रहे हैं सर आप। यही स्थिति है सर, ये साले गुलाम हो जाते हैं जाके। मैं वही कह रहा हूं। ये बताइए, अच्छा भानु प्रताप जी, ये बताइए मुझे, भानु साहे जी, आपको संविधान की जी कितनी सर। समझ है? मैं एक आध कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। कुछ कुछ पढ़ा है हमने। कुछ कुछ पढ़ा है। तो यदि मैं आपसे पूछूं जी जी। कि संविधान ने प्राइम मिनिस्टर को क्या अधिकार दिए हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? क्योंकि मैं यदि देखता हूं तो मुझे सर लगता, शुद्ध हाँ हाँ हाँ, सर शुद्ध रूप से वही अधिकार प्राप्त होंगे जो संविधान में लिखा जा चुका है, उससे ना आगे ना पीछे। संविधान में हमारे प्राइम मिनिस्टर को केवल एक ही अधिकार दिया है। जानते क्या अधिकार है वो? जी उसके सर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन व्यक्ति सम्मिलित होगा, इसको रिकमेंड करने का अधिकार प्राइम मिनिस्टर को दिया है। बाकी सब अधिकार जो है वो बिल्कुल दिया है काउंसिल ऑफ सर। मिनिस्टर के हैं, जो उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को दिए हैं। जो कलेक्टिवली डिसीजन लेना है। जी 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 जी। अब मुझे बताइए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान में, बेसिकली संविधान जिसको अपन कहते हैं, उसे 2 भागों में बांटना पड़ेगा। एक बड़ा हिस्सा जो कि 80% है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से 1935 से उठा के पेस्ट कर दिया है, जी जी। और 20% हिस्सा बाबा अम्बेडकर ने विभिन्न देशों के संविधानों को खगाल कर जो जो अच्छी चीज़ें उनको समझ में आई, उसको इकट्ठा किया, जिसको हम फंडामेंटल राइट कहते हैं, जिसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, बिला बिला बिला, राइट। इन जी, जी, राजनेताओं ने लेफ्ट, राइट और सेंटर बाबा आम्बेडकर के पोर्शन के विरुद्ध 55 कानून बना डाले। 55 कानून।
अब आप ये बताइए, जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने अंग्रेजों के हितों को साधने के लिए बढ़ चढ़कर संविधान सभा में हिस्सा लिया था और ये सुनिश्चित किया था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है ना के सभी प्रोविजन इंटैक्ट बने रहें, उस व्यक्ति को ये तो आभास था ना कि प्राइम मिनिस्टर को क्या अधिकार प्राप्त है। जी जी तो 1948 में जब आप जम्मू और कश्मीर में आपकी सेनाएं जीत रही थीं, उस समय जी जी जवाहरलाल नेहरू ने किस संवैधानिक अधिकार के तहत बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से चर्चा किए, इवन अपने गृह मंत्री सरदार पटेल से बिना चर्चा किए, वो सीधे जो है ना ऑल इंडिया रेडियो पहुंचकर उन्होंने युद्ध विराम और यूनाइटेड नेशंस को में जाने की जो घोषणा की थी, क्या ये घोषणा असंवैधानिक नहीं थी क्या? इसका अधिकार क्या जवाहरलाल नेहरू को था? नहीं था सर। आप ये बात मानते कि नहीं मानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू को संविधान की पकड़ होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो संविधान में बढ़ चढ़ का हिस्सा ले रहे थे और उन्हें यह भी मालूम था कि वो प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, राइट? और प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे रादर, जब जैसे चर्चाएं चल रही थी तो, राइट? जी 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 तो क्या उन्हें ये ज्ञान नहीं था कि देश के संविधान ने बिना पार्लियामेंट को अप्रोच किए, बिना पार्लियामेंट का अनुमोदन लिए कोई भी आर्टिकल पैदा नहीं हो सकता है? क्या इतना भी ज्ञान जवाहरलाल नेहरू को नहीं था, या उन्होंने जो आर्टिकल 35A बिना पार्लियामेंट में ले जाए बाला 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर दबाव बनाकर इलीगल जो है ना नोटिफिकेशन कराया और फिर उसे छिपाया? अधिकांश लोगों को यह मालूम ही नहीं था कि आर्टिकल 35A नाम की कोई चीज होती है। जी मैंने सिविल सर्विसेज दिया, मैथिली शरण गुप्त जिसने सिविल सर्विसेज क्लैरिफाई करके आईपीएस पहुंचा, उसे नहीं मालूम था कि आर्टिकल 35A नाम की कोई चीज भी होती है क्या? जी 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 तो ना केवल इलीगली उसे घुसेड़ा, बल्कि उसे छिपाया भी। और आपकी जितनी भी कश्मीर में गड़बड़ी हुई, आर्टिकल 370 ने कोई गड़बड़ी नहीं की है। आर्टिकल 370 तो एक इनेबलिंग क्लॉज था कि आप अपने संविधान की जो चीज चाहें वो कश्मीर में भी लागू कर दें, बस यही था। तो आर्टिकल जो भी डैमेज किया है वो आर्टिकल 35A ने किया है, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल था। अब देख चलो, वो तो जवाहरलाल नेहरू की बात कर लेते हैं, हम वही अभी के नरेंद्र मोदी जी की बात कर लेते हैं। 2014 में एक पिटीशन माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई और उसका मजनून ये था कि साहब, देश के संविधान ने प्रेसिडेंट को कोई आर्टिकल पैदा करने की शक्ति नहीं दी है और आर्टिकल 35A कभी पार्लियामेंट के सामने लाया नहीं गया है, पार्लियामेंट ने विचार नहीं किया, पार्लियामेंट ने अनुमोदन नहीं किया है। लिहाजा आर्टिकल 35A पूर्णतया असंवैधानिक है, इसे शून्य घोषित किया जाए। माननीय न्यायालय ने 2014 से 2019 तक लगातार जो है इनको नोटिस जारी किए, केंद्रीय सरकार को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को। इन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया। तो ये मनमोहन सिंह को जो है ना मौनी बाबा कहते हैं, मुझे तो ये मौनी बाबा दिख रहे हैं। अब आप ये बताइए, यदि ये तथ्य जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी यदि 2014 में पूरे तथ्यों के साथ और संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट करते हुए यदि ये सुप्रीम कोर्ट में स्थिति को रिपोर्ट कर देते, तो क्या पहली हियरिंग में ही आर्टिकल 35A शून्य घोषित नहीं हो जाता? आपका विवेक क्या कहता है? भानु प्रताप जी, भानु जी, क्या कहते हैं आप? अरे बड़ी सिंपल सी बात है, जब पार्लियामेंट गया नहीं है, पार्लियामेंट ने अनुमोदित नहीं किया, राष्ट्रपति को शक्ति नहीं है, तो निश्चित तौर पे इसे जो है सुप्रीम कोर्ट शून्य घोषित करता। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को जनवरी में आर्टिकल 35A हटाने की क्रेडिट दी जाए, या 5 साल जो है ना मौन व्रत धारण करके यह काम 5 साल पहले हो गया होता।
35A में सर है क्या? आर्टिकल 35 में जितने भी डिस्क्रिमिनेटिंग चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं सर, जितनी भी बाइजात चीज़ें हैं वो आर्टिकल 35A में लिखी हैं। जिसका डैमेज जी। कश्मीर को सहन करना पड़ा वो सब नहीं सर, आर्टिकल 35A में लिखा है। दो विधान, दो संविधान से लेके जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज़ें हैं वो सब इसी उसमें लिखी हैं। चलो उसको कंटेंट पे ना जाएं, अपन किसी सिंपल बात ये कहें कि तो इस देश के साथ तो दुष्टता हो रही है। भानु सहाय जी, आपको जानकारी है कि आज का पार्लियामेंट अपराधियों का अड्डा बन गया है। 543 सांसदों में से 251 आपराधिक रिकॉर्ड के हैं, विच मेक्स इट 46%। यस 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 यस। और इनमें से 170 तो ऐसे हैं जिन्होंने जघन्य अपराध किया है, हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार जैसे। यस सर। और इनमें से 27 ऐसे हैं जिन्हों को कोर्ट ने सजा दे दी है, वो सजा याफ्ता हैं। उन्होंने अपील की ऑक्सीजन पे, वो जो है ना पार्लियामेंट में बैठे हैं। और ये दुष्टता तब की गई जबकि सुप्रीम कोर्ट ने और इलेक्शन कमीशन ने बार बार जो है पार्लियामेंट से, प्राइम मिनिस्टर से, देश से अनुरोध किया कि जब इस देश में चपरासी बनने के लिए साक्षरत होना जरूरी है तो कानून के निर्माता को साक्षरत होना आवश्यक है। लिहाजा आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्तियों को चुनाव लड़ने की पात्रता नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और 2 लाइन का अमेंडमेंट जो है ना करने का अनुरोध किया। इन दुष्टों ने तो नहीं किया उसको। तो ये दुष्ट आपके ऊपर गुलामों के नियम थोपे हुए हैं। दुष्ट लोगों को इन्होंने पार्लियामेंट में भर लिया है। अब इनसे अच्छे भारत की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? बिल्कुल नहीं की जा सकती सर। तो अब आपके पास विकल्प क्या है? तो उसका विकल्प हमने एक विकेंद्रीकृत नेतृत्व व्यवस्था निकाला है और हमें अच्छे भारत का संकल्प लेकर उसे दोहराना है। ऐप के माध्यम से लोगों को जोड़ना है और ये ऐप 6 लिस्ट तैयार कर रहा है एक गांव की। तो जो गांव में नंबर 1 होगा वो गांव का सरपंच बनेगा। मतलब जो अच्छे भारत का संकल्प लेके सबसे अधिक लोगों को गांव में जोड़ेगा वो गांव का सरपंच होगा। जो मोहल्ले में सबसे अधिक लोगों को 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों वाला अद्भुत अच्छे भारत का संकल्प दिलाएगा और लोगों को समझाएगा, वो जो है पार्षद होगा। जो शहर में सबसे अधिक लोगों को अच्छे भारत का संकल्प दिलाएगा और उसका मतलब समझाएगा, ऐसा व्यक्ति जो है ना शहर का मेयर होगा। जिले में ऐसा व्यक्ति जिला पंचायत अध्यक्ष होगा। प्रांत में नंबर 1 पे आने वाला ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री, 2 और 3 पे आने वाला उप मुख्यमंत्री, और 15 से 45 पे आने पर राज्य सरकार का मंत्री, और 70 से लेकर 402 के बीच में आने पर वो विधायक होगा। और यही स्थिति जो है राष्ट्र स्तर पर है कि जो राष्ट्र में सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा संकल्प के साथ, वो इस राष्ट्र का जो है प्रधानमंत्री होगा। जो 2 और 3 पोजीशन पे आएगा वो उप प्रधानमंत्री होगा। जो 82 में आएगा वो केंद्रीय मंत्री होगा, और जो 543 में आएगा वो सांसद होगा। तो आप बताओ, अच्छे भारत का संकल्प हम लोगों को बांधेगा और अच्छे लोगों से, अच्छे भारत के संकल्पित लोग जो हैं वो पार्लियामेंट से लेके हर जगह पे होंगे, तो हमारी जितनी भी बाधाएं अपने आप खत्म हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? बिल्कुल हो जाएंगी सर। तो परिवर्तन तो आएगा ही आएगा सर। अरे इसमें एक चीज़ और भी कही है, मैंने बहुत सारे वीडियो जारी किए हैं जिसमें हमने बड़े विस्तार से समझाया है कि यदि भानु सहाय जी प्रधानमंत्री के पद पर नंबर 1 पे आके शपथ ले लेते हैं तब भी वो गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम जो है बस यही चीज एक मैं पूछने वाला भी था आपसे। देखिए इसमें क्या सिस्टम रखा गया है कि हम जो है पार्लियामेंट और विधानसभा के जो गवर्न करते हैं उन रूल्स को बिजनेस रूल कहते हैं। आपने कभी देखा होगा स्पीकर कहते हैं नियम क्रमांक फलाने पर चर्चा कर रहे हैं, कहते हैं। तो उस नियम में हम संशोधन कर देंगे कि कोई भी विधायक, कोई भी सांसद, कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री किसी भी चीज़ को पार्लियामेंट में तब तक नहीं ला सकते हैं जब तक कि वो 4 चरणों में रिफाइन ना कर दी जाए। पहला चरण है कि ऐसे लोगों को इम्पैनल किया जाएगा जिन्होंने उस विधा में अपनी जिंदगी लगा दी है।
और ये जो मॉडल है जो मैथ्यूसन गुप्त ने बनाए हैं, वो सबसे पहले जो है ना टास्क फोर्स को दिया जाएगा। वो टास्क फोर्स जो है वो अपने एयर कंडीशन कमरे में नहीं बैठेगा। वो जो है लाइव डिस्कोर्स होगा 15 दिन तक, और उस लाइव डिस्कोर्स में जो महामंथन में पॉइंट निकलेंगे उससे पहली डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। फिर जो है ऐसे व्यक्ति जिन्होंने किताबें लिखी हैं, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, तो जिस विषय का जो है ना मॉडल है, उस विषय के सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के पास वो पहुंचेगा दूसरे चरण में, और वो भी लाइव चर्चा करेंगे। पब्लिक से लेके हर कोई उनसे प्रश्न पूछ पाएगी, अपने सुझाव दे पाएगी। और इस महामंथन में जो कि 15 दिन तक लाइव चलेगा, जो पॉइंट निकल के आएंगे उससे सेकंड डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। राइट। फिर 45 दिन पब्लिक के साथ सभी चैनल में, सभी राज्यों में, सभी रीजनल चैनल पे जो है लाइव डिस्कोर्स होगा पब्लिक के साथ। और पब्लिक से जो है ना ये पूछा जाएगा कि 30 दिन से आप सुन रहे हैं, आपकी चिंताएं क्या हैं, शंकाएं क्या हैं, कुशंकाएं क्या हैं, कुछ सुझाव क्या हैं, अपनी टूटी फूटी भाषा में हमको बताओ। और इस महामंथन से जो पॉइंट निकलेंगे 45 दिन की चर्चा, क्योंकि ये 45 दिन है, क्योंकि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड है, पब्लिक भाषाओं में बधी है, तो उनको ज़्यादा समय चाहिए। तो बाकी को 15 दिन का समय मिल रहा है, लेकिन पब्लिक को 45 दिन का समय मिल रहा है। और 45 दिन के महामंथन से जो पॉइंट निकल के आएंगे उससे तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट किया जाएगा मैथिली शरण गुप्त के मॉडल्स में। राइट। और भविष्य में जो भी चीज़ें आएंगी विधानसभा और पार्लियामेंट में, पहले वो इस प्रक्रिया से गुजरेंगी। अब चौथे चरण में 1 मिनट के लिए मान लें कि भानु सहाय जी सबसे अधिक लोगों को जोड़ के राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ले ली है। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, आपको स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि आपने नंबर 1 आके प्रधानमंत्री की शपथ ले ली और आप शपथकृत प्रधानमंत्री हैं। तो आप जैसे शपथकृत प्रधानमंत्री, शपथकृत मुख्यमंत्री, शपथकृत सांसद, शपथकृत विधायक, पंचायत अध्यक्ष, पार्षद, वासद सभी जो है इस चरण में 15 दिन तक लाइव डिस्कोर्स करेंगे। और चूंकि पब्लिक ने अपनी बात कह दी है, तो पब्लिक के प्रतिनिधि के तौर पर नहीं कहेंगे। भानु प्रताप को कहना अपनी व्यक्तिगत कैपेसिटी में कहना पड़ेगा कि मुझे लगता है कि इन चीज़ों पे और विचार करके ये चीज़ करेंगे तो अच्छा होगा। और इस 15 दिन के जो जो है ना मंथन होगा, उससे जो पॉइंट निकल के आएंगे उससे चौथी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। और फिर ये रिफाइंड मॉडल अलॉन्ग विद द कंपेंडियम विधानसभा या पार्लियामेंट में जाएगा, जिसमें फिर से एक एक करके चर्चा होगी और फिर जो इसे जो है ना पास किया जाएगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ भानु प्रताप जी, क्या आप कुछ दुष्टता कर पाएंगे, क्या कुछ गड़बड़ी कर पाएंगे आप? लगता तो नहीं है कर पाएंगे। तो ऐसा अद्भुत भारत यदि हम जमीन पे उतार सकते हैं, तो अच्छे भारत के संकल्प में आप हमारे साथ चलिए ना। मैं बिल्कुल वही मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं जल्दी भोपाल आके आपसे मिलता हूँ जी। एंड 100% जो चीज आप बता रहे हैं जी, उसको थोड़ा सा और आमने सामने बैठ के समझ लें। अभी जो हम आपसे बात कर रहे हैं ये भी रिकॉर्ड हो रही है, और हमारे यहाँ की प्रोसेस है कि हर रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन जो है वो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे अपलोड होता है, क्योंकि हम उसे ऊर्जा मान रहे हैं। जैसे अज्यूम करिए कि मैंने आपसे आधा घंटे बात की, तो आधा घंटे में जो हमने ऊर्जा व्यर्थ की वो व्यर्थ नहीं गई है, वो जो है साउंड ऊर्जा में बनकर जो है पूरे ग्लोब को अवेलेबल हो जाएगी। यही कारण है कि हम मैं जल्दी आ रहा हूँ आपके पास। जरूर आइए, जरूर आइए। और मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप जो भी प्लीज प्रार्थना नहीं सर, आप आदेश करिए। हाँ, मेरा ये कहना है कि आप बुंदेलखंड बनाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छे भारत का संकल्प भी साथ में लीजिए, बस इतना ही कहना है। मैं जल्दी आता हूँ आपके पास, निश्चित रूप से आता हूँ सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।